चलिए ठीक है बेटा। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था तो इसमें हमने गुरु बीजाणु जनन के बारे में हमने एक बार पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम जरा इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो हम सभी अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे कि गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है। बराबर, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, और ये वाला जो मेगास्पोर मदर सेल होता है इसे हम हिंदी में बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, हमने इसे 3 पार्ट में बेटा हमने अब पढ़ा था, और यार 3 पार्ट कौन कौन से थे। बराबर, ठीक है। तो पहला जो अब यहाँ पे पार्ट था तो उसमें हमने अब यहाँ पे कहा कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है या फिर हमारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके अंदर बेटा अब यहाँ पे अर्धीकरण विभाजन होता है। बराबर, ठीक है ना। अर्धीकरण विभाजन का मतलब क्या कि अब यहाँ पे मियोसिस होता है, जिसकी वजह से बेटा याली जो कोशिका होती है वो अब यहाँ पे 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। देखिए अब यहाँ पे ये पहली कोशिका, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो अब यहाँ पे कुल मिला के ये 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। और यानी जो 4 कोशिकाएं हैं इसे हम यहाँ पे गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं या फिर मेगास्पोर्स भी हम इसे कह सकते हैं। बराबर, ठीक है। और हमने अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट हमने अब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि अब यहाँ पे यानी जो 4 बनने वाली कोशिकाएं हैं इनमें से केवल एक ही कोशिका सक्रिय रहती है, बाकी की जो 3 कोशिकाएं हैं वो अब यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दूसरा जो हमारा पॉइंट था तो उसमें हमने कहा कि अब यहाँ पे एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका सक्रिय रहेगी और बाकी की जो 3 कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी बेटा, तो 3 कोशिकाएं अब यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी एक जो ऊपर की कोशिका है वो अब यहाँ पे सक्रिय है, लेकिन नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं वो अब यहाँ पे नष्ट हो जा रही है। बराबर, ठीक है। और इसके बाद हमने कहा कि अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा पार्ट था तो उसमें हमने कहा कि यानी जो हमारा सक्रिय जो गुरु बीजाणु है इसके अंदर बेटा 3 बार समसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम सभी अच्छे से ध्यान देंगे कि जब इसके अंदर पहली बार समसूत्रीय विभाजन होगा तो ये वाली जो कोशिका है इसके केवल केंद्रक में विभाजन होता है, जिसकी वजह से बेटा अब यहाँ पे द्विकेंद्रकीय अवस्था हमें देखने को मिलती है। और यानी जो द्विकेंद्रकीय अवस्था है इसके अंदर एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होगा, और जिसकी वजह से बेटा अब यहाँ पे ये वाले जो केंद्रक हैं वो सर्वप्रथम एक जो केंद्रक होगा वो अब यहाँ पे निभाकीय सिरा की तरफ, और जो दूसरा केंद्रक होता है वो बीजांड द्वार की तरफ अब यहाँ पे मूव कर जाता है। ये और इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हमारे पास अब जब इनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा तो हमें 4 केंद्रक देखने को मिलेंगे, जिसे हम 4 केंद्र की अवस्था कहेंगे, जिनमें से 2 केंद्रक निभाकीय सिरे की तरफ और 2 केंद्रक जो होंगे वो बीजांड द्वार की तरफ हमें देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो तीसरी बार अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है तो यानी जो 4 केंद्रक हैं उसकी जगह पे हमें अब यहाँ पे कुल मिला के 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं, और इसे हम कहते हैं 8 केंद्रकीय अवस्था। और ये वाली जो बेटा हमारी 8 केंद्रकीय अवस्था का अब यहाँ पे निर्माण हुआ है, इसके पश्चात क्या होता है कि एक केंद्रक हमारे निभाकीय सिरे से, एक केंद्रक हमारे बीजांड द्वार के सिरे से अब ये इसके मध्य में अब यहाँ पे आ जाते हैं। जब ये इसके मध्य में अब यहाँ पे आते हैं तो ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ में बेटा जो हमारे निभाकीय सिरे की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं तो वो हमें ऊपर की तरफ, और 3 केंद्रक हमें अब यहाँ पे हमारे बीजांड द्वार के सिरे पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम सभी अच्छे से अब ध्यान दें तो जो ऊपर के 3 केंद्रक हैं जो कि निभाकीय सिरे की तरफ होते हैं ये अब यहाँ पे परिवर्तित हो जाते थे प्रतिवैशांत कोशिका में। और इसके बाद बेटा आप यहाँ पे अब जो नीचे के 3 केंद्रक थे इसमें से बेटा एक जो होता है वो बड़ी कोशिका में परिवर्तित होता है, जिसे हम अंड कोशिका कहते हैं, और इसके बगल की जो 2 कोशिकाएं हैं इसे हम सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हमारे पास जो मध्य में जो 2 केंद्रक आए थे तो ये एक कोशिका के रूप में अब यहाँ पे बदल जाते हैं, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक या फिर केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और ये होता है हमारा भ्रूण पोष। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे देखा कि कैसे अब यहाँ पे जो गुरु बीजाणु जनन होता है या फिर जो अब यहाँ पे बेटा जो भ्रूण पोष की संरचना है वो किस तरह से अब यहाँ पे बनती है, और इसे ही हम यहाँ पे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो इसे बेटा हमने अब यहाँ पे 3 भागों में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले देखा मेगास्पोर मदर सेल में या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सबसे पहले अर्धीकरण विभाजन, जिससे 4 कोशिकाएं बनी, और इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं नष्ट हुई, एक कोशिका जो है वो आगे जाके विकसित होती है। इसके अंदर 3 बार समसूत्री विभाजन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे द्विकेंद्र की अवस्था, 4 केंद्र की अवस्था और अंत में 8 केंद्र की अवस्था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अंत में बेटा
ये अब यहाँ पे ये जो भी केंद्रक होते हैं उनके चारों तरफ कोशिकाओं का निर्माण होता है, और तथा ये एक तरह से 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा गुरु बीजाणु जनन। ओके, देखिए बेटा, अब यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन अब हमारा खत्म होने के पश्चात हमने अब यहाँ पे जो लैंगिक जनन के अंदर हमने जो 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो सबसे पहला हमने अब यहाँ पे पढ़ा था बेटा कि उसको हमने कहा निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हमने क्या क्या देखा था? एक तो युग्मक का निर्माण तथा युग्मक का वहन। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने अब देखा कि नर युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है, मादा युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है सपुष्पी पौधों में, और अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं युग्मक का वहन। ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं युग्मक का वहन। ठीक है, और ये वाला जो युग्मक का वहन है, ठीक है, और हम इसे बेटा सपुष्पी पौधों में हम यहाँ पे परागण के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे युग्मक के वहन को सपुष्पी पौधों में क्या कहेंगे? परागण। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो परागण की प्रक्रिया होती है बेटा, इसे हम यहाँ पे कुल मिला के अब 3 भागों में बांटते हैं। बराबर, ठीक है, हमारी किताब में अब इसे 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले हम इसे बेटा हम केवल 2 ही नाम से जानते थे, एक को हम कहते थे स्वपरागण और दूसरा हम यहाँ पे कहते थे पर परागण। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे अब देखें कि अब यहाँ पे जो ये स्वपरागण है, तो इसको हमने बेटा अब यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया है। एक को हमने कहा है स्वयुग्मन, दूसरा हमने कहा सपुष्पी परागण या फिर सजात पुष्पी परागण, और जो तीसरा है इसे हमने कहा पर निषेचन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी जो परागण है, ये दोनों एक तरह से, ठीक है बेटा, तो देखिए तो हमने अब यहाँ पे कहा कि जिस तरह से बताया अब यहाँ पे स्वयुग्मन सजात पुष्पी परागण ये दोनों ही स्वयं परागण के अब यहाँ पे प्रकार हैं, लेकिन जो पर निषेचन है ये पर परागण का प्रकार है। देखिए तो अगर हम यहाँ पे अपने देखें तो स्वयुग्मन का मतलब क्या है और सजात पुष्पी परागण, इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है? स्वयुग्मन का सीधा सीधा मतलब अब यहाँ पे क्या होता है? तो स्वयुग्मन का बेटा अब यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर को जाके फलित करें तो हम इसे कहते हैं स्वयुग्मन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एक ही पुष्प होता है और इसी एक ही पुष्प में बेटा अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो ये प्योर रूप से हमारा क्या हो जाता है? तो ये प्योर रूप से हमारा स्वपरागण या फिर स्वयुग्मन हम इसे कहते हैं। लेकिन ये सजात पुष्पी परागण क्या है? तो सजात पुष्पी परागण को बेटा हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो बेटा कि अब यहाँ पे पौधा एक है, लेकिन ये वाले पौधे के बेटा 2 अलग अलग पुष्प हैं। एक पुष्प का जो पराग कण है वो उड़ के अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? दूसरे पुष्प के स्त्री केसर को अब यहाँ पे फलित करे। अगर एक पुष्प का पराग कण वो उड़ के बेटा उसी पौधे के दूसरे पुष्प को फलित करे तो हम इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं, और एक तरह से बेटा हम इसे स्वपरागण का ही प्रकार समझते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि पौधा एक है और इस पे लगने वाले जो 2 अलग अलग जो पुष्प हैं बेटा, तो इनके जो डीएनए की संरचना है वो एक ही जैसी होगी, और यही कारण है कि हम इसे स्वपरागण का ही प्रकार कहते हैं। एक बार फिर से जरा हम इसके बारे में अच्छे से समझ लें कि अब यहाँ पे पौधा जो है वो हमारे पास एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे बेटा उसी पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में परागण की प्रक्रिया हो रही है, तो इसे हम कहेंगे सजात पुष्पी परागण। इसी तरह से अगर हम देखें बेटा पर निषेचन, तो पर निषेचन का मतलब क्या होता है? तो पर निषेचन का बेटा सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये होता है किसी पुष्प के जो पराग के 2 अलग अलग पौधे पे जो लगने वाले पुष्प हैं, अगर इनके बीच में परागण की प्रक्रिया होती है, मतलब कि ये एक बेटा अलग पौधे पे लगने वाला पुष्प है और ये अलग पौधे पे लगने वाला पुष्प है, और इनके बीच में परागण की प्रक्रिया होती है, मतलब कि इसके जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे पे लगने वाले पुष्प के परागकण के साथ बेटा यहाँ पे फलित करें, तो इसे हम कहते हैं पर निषेचन। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्या हमें अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आई हैं, और इसे हम एकदम शॉर्ट में समझना चाहें बेटा तो स्वयुग्मन का मतलब क्या? तो स्वयुग्मन का मतलब ये बेटा हमारे पास पौधा एक है और पुष्प भी हमारे पास एक ही है, और सजात पुष्पी परागण का मतलब क्या बेटा? हमारे पास पौधा एक है लेकिन एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में होने वाला ये परागण है। पर निषेचन अर्थात क्या बेटा? हमारे पास 2 अलग अलग पौधे हैं और यहाँ पे 2 अलग अलग पुष्पों के बीच में परागण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया है इसे हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए
इसके बाद अब हमारी किताब में अगर हम देखें बेटा कि जो हमारा सजात पुष्पी परागण है, ठीक है, तो इसी सजात पुष्पी परागण में अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं, मतलब कि अब यहाँ पे जो स्वयुग्मन की प्रक्रिया थी, इसमें बेटा अब इसको दो प्रकार के पुष्पों में अब यहाँ पे बांट दिया गया है, बराबर, ठीक है। एक को कहा गया बेटा उन्मिल परागण करने वाले पुष्प और दूसरा कहा गया बेटा अनुन्मिल मतलब के परागण करने वाले पुष्प। देखो उन्मिल तथा अनुन्मिल में अब यहाँ पे अंतर क्या होता है, उन्मिल तथा अनुन्मिल्य परागण करने वाले पुष्पों में अंतर क्या होता है, बराबर, ठीक है। देखिए अनुन्मिल्य का मतलब अब यहाँ पे ये होता है इस तरह के जो पुष्प होते हैं ये कभी भी खुलते नहीं है। इसका मतलब क्या, देखिए अब यहाँ पे अब जिस तरह से बेटा हमने पुष्पों को देखा है कि शुरुआत में क्या होता है बेटा कि शुरुआत में पुष्पों में अब कलियां होती हैं और यानी जो कलियां होती हैं उसके अंदर बेटा हमें जो उसकी पंखुड़ियां देखने को मिलती हैं वो लगभग बंद रहती हैं। लेकिन जैसे ही बेटा याला पुष्प खिलता है तो इसकी पंखुड़ियां जो होती हैं वो खुल जाती हैं तथा उसके जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं बेटा ये हमको अब आसानी से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अनुन्मिल्य प्रकार के जो अब यहाँ पे परागण करने वाले पुष्प होते हैं इनके अंदर एक विशिष्ट तरह का अब यहाँ पे अनुकूलन देखने मिलता है। ये वाले पुष्प बेटा कभी भी खुलते नहीं है, मतलब कि ये हमेशा कलिका के स्वरूप में ही रहते हैं। इसकी पंखुड़ियां बेटा इन पुष्पों के पुंकेसर तथा स्त्री केसर को पूरी तरह से ढक के रखती हैं। क्योंकि बेटा ये इनको पूरी तरह से ढक के रखती हैं तो इसी की वजह से क्या होता है कि याले पुष्प में बेटा हमेशा स्वयुग्मन की ही प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। मतलब कि इस प्रकार के पुष्पों में अब यहाँ पे जो परागकण होगा वह हमेशा बेटा उसी पुष्प के स्त्री केसर को ही जाके फलित करेगा, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बेटा पूरी तरह से बेटा 100% मतलब कि यही चांस होता है कि यहाँ पे हमेशा ही स्वयुग्मन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। देखिए फिर इसी तरह से उन्मिल्य उन्मिल परागण करने वाले जो पुष्प हैं तो इसमें अब क्या अंतर है, देखिए अब यहाँ पे अनुन्मिल्य और उन्मिल में बेटा बस खाली अंतर इतना है कि उन्मिल्य वाले जो परागण करने वाले जो पुष्प हैं तो ये खुलते हैं, बराबर, ठीक है। मतलब इनकी जो पंखुड़ियां होंगी वो पूर्ण रूप से के खुल जाएंगी और इनके पुंकेसर और स्त्री केसर को हम आसानी से देख सकते हैं और इनके अंदर बेटा अब यहाँ पे स्वयुग्मन भी हो सकता है, सजात पुष्पी परागण भी अब यहाँ पे संभव है, साथ ही साथ में बेटा जो परनिषेचन की जो प्रक्रिया है वो भी अब यहाँ पे संभव होती है। मतलब कि अब यहाँ पे बेटा किसी दूसरे पुष्प से उड़ के बेटा परागण अब यहाँ पे इस पुष्प के ऊपर हमें लगे हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो स्वयुग्मन की जो संभावना होती है वो 30% हम समझ सकते हैं, सजात पुष्पी परागण या फिर पर निषेचन की संभावना लगभग 70% के आसपास हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब यहाँ पे जो परागण की प्रक्रिया है वो हमने अब यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। तो परागण की प्रक्रिया में हमने बेटा शुरुआत में अपने देखा कि स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन, और स्वयुग्मन में ही बेटा हमने अब यहाँ पे पुष्पों के दो प्रकार पढ़े, एक को उन्मिल कहा और दूसरे को अनुन्मिल्य कहा। अनुन्मिल्य वाले जो पुष्प होते हैं ये कभी भी खुलते नहीं है, लेकिन उन्मिल वाले पुष्प जो होते हैं बेटा ये खुलते हैं। तो यही इनके बीच में अब यहाँ पे मुख्य रूप से अंतर होता है, ठीक है बेटा। देखिए ठीक है बेटा, देखिए तो इसके बाद हमें जो अब यहाँ पे एक प्रक्रिया पढ़नी है कि अब जो परागण होता है तो ये विभिन्न प्रकार के बेटा माध्यमों से हमको अब यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ जो परागण की प्रक्रिया होती है बेटा वो अब यहाँ पे कीटकों के माध्यम से हो सकती है, कुछ जो होते हैं बेटा वहाँ पे हवा के माध्यम से हो सकती है, कुछ जो होते हैं बेटा वो पानी के माध्यम से अब यहाँ पे परागण हो सकता है। हमने कभी कभी देखा होगा बेटा कुछ पंछी जो होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी जो होते हैं बेटा तो वो भी अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी बेटा एक तरह के एजेंट होते हैं जो कि बेटा अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया करते हैं। ये हवा, कीटक, पानी, पंक्षी तथा प्राणी जो हैं तो वो अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया में पुष्पों में सहायता करते हैं। और हमें इस किताब में जो हमें अब यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है, पहला हमको बेटा एनिमोफिली पढ़ना है, दूसरा हम पढ़ेंगे एंटीमोफिली और तीसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। देखिए एनिमोफिली का मतलब होता है हवा द्वारा परागण, एंटीमोफिली का मतलब होता है कीटक द्वारा परागण और हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल द्वारा परागण, ठीक है। तो याली जो प्रक्रिया है तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए।